कोई भी वॉर में दो चीज होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा ऑपोजिशन जिसके पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर हो, क्योंकि वरना अगर बहुत वीक है तो वो वॉर कहाँ हो गया। और दूसरी चीज, एक अच्छा शतरंज का गेम स्ट्रैटेजी हो। चेस हैज टू बी प्लेड, वन मूव फॉरवर्ड सो समबडी एल्स हैज टू प्रेडिक्ट कि भाई ये मूव करूंगा तो क्या होने वाला है। इस पूरे जो कोल्ड वॉर चल रहा है आजकल, अगर आप कोल्ड वॉर कहना चाहते हो तो उसमें सब कुछ है। टैरिफ वॉर हो गया, यहाँ पे ग्रीनलैंड लेने का बात हो गया, धमकी हो रहा है ओवल ऑफिस में, इन फ्रंट ऑफ एवरी मीडिया हाउस धमकी दिया जा रहा है किसी और स्टेट के लीडर को। वॉर बंद करने पे बोला जा रहा है कि भाई वॉर नहीं बंद करोगे तो हम सैंक्शंस डाल देंगे, इकोनॉमिक माइट डाल देंगे, डील नहीं करोगे तो हम वॉर करने के लिए तैयार हैं। तो हर जिसे कहते हैं ना, एवरी मसाला इज देयर इन दिस सो कॉल्ड कोल्ड वॉर। बट एक चीज मिसिंग था, वो था ऑपोजिशन के तरफ से एक स्ट्रॉन्ग अलायंस। क्योंकि इस तरफ तो नेटो है, यूएस के जो अलाइज हैं नेटो बनके वो लोग खड़े हुए हैं ढाल की तरह। बट दूसरी तरफ में ऐसा लग रहा था कि सारा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, कोई भी एक यूनाइटेड सा अलायंस नहीं क्रिएट हो रहा है। पहले वाले कोल्ड वॉर में आपका नेटो वर्सेस वॉर्सो पैक्ट था। वॉर्सो पैक्ट के अंडर पे कई सारे जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे उस समय पे साथ में आए थे लड़ने। यहां पे वो दिख नहीं रहा था, बट आज के दिन वो भी दिखने लगा है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस ऑफ अपहीवल का। ये जो वर्ड है एक्सिस ऑफ अपहीवल, ये एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी के मैगजीन में रिचर्ड फॉन्टेन ने यूज किया हुआ है टू टॉक अबाउट द अलायंस, जो नया अलायंस बन रहा है बिटवीन चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। कई जगह पे इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, बट एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इज बेसिकली इंडिकेटिव ऑफ द प्रॉक्सीज ऑफ ईरान, जो कि हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास थे। एक्सिस ऑफ अपहीवल की बात करें तो अगर आप एक नॉर्मल गूगल सर्च करते हो तो उसको कई लोगों ने एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसीज कहा है, एक्सिस ऑफ वायलेंस कहा है, क्वार्टेट ऑफ क्राइसिस कहा है, किसी ने तो क्रिंक्स भी कह दिया है। बट द आइडिया इज दैट दिस इज द बैड एक्सिस, दे आर द विलन। जैसे यूएसएसआर था, ये आज के दिन में इस पर्टिकुलर कोल्ड वॉर में ये विलन है। क्यों विलन है? क्योंकि ये तोड़ना चाहते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर को। ये जो सारे कंट्रीज हैं ये अथॉरिटेरियन है, और इसका मतलब है डेमोक्रेसी सही है, राइट? बिकॉज डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल आता है, यूएस की हेजिमोनी प्रोटेक्टेड है, सब कुछ है। बट ऑन द अदर हैंड ये एक्सिस ऑफ अपहीवल है, पूरा अपहीवल कर रहा है, डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। यही है जो कोल्ड वॉर क्रिएट कर रहा है। तो इस वर्ड का जो ये नोमेनक्लेचर आया है, it basically indicates that these are the bad boys, these are the villains of this current situation। इसी वजह से अगर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो तो you are choosing the wrong side। चूजिंग करने पे बात नहीं आ रही है, पहले ऑपोजिशन को जान तो ले, तभी तो एक अच्छा शतरंज का गेम होगा, वरना क्या ही खेल रहे हैं हम। अब आते हैं कि भाई क्या है इनके बीच में कन्वर्जेंसेस। व्हाट डू आई मीन बाय कन्वर्जेंसेस? स्ट्रैटेजिक रीजन और रैशनैलिटी जिसकी वजह से ये अलायंस फॉर्म हो रहा है। क्योंकि कोई नेचुरल अलायंस तो है नहीं, ये ऐसा तो नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये अलायंस है, या कोल्ड वॉर, पिछड़ा वाला कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से रशिया चाइना दोस्त बन गए थे, या नॉर्थ कोरिया बिकेम फ्रेंड्स। ऐसा तो अलायंस देखा नहीं था हमने। जो भी अलायंस बन रहा है वो लास्ट फ्यू इयर्स में बना है। दोस्ती जरूर थी बट कॉन्फ्लिक्ट्स भी थी, बट ये अलायंस धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। तो व्हाट आर द कन्वर्जेंसेस? पहला तो एंटी वेस्टर्निज्म है ना। एंटी वेस्टर्निज्म का मतलब क्या है? दे आर बेसिकली आर्ग्यूइंग, एंड ये काफी नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट है कि भाई दे आर आर्ग्यूइंग ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ जिस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्डर में यूएस और उनके जो अलाइज हैं, स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने, जिस तरीके से उन्होंने हर एक चीज पे उनके खुद के रूल्स बनाए हैं जो उनको फायदा देता है और दूसरों को नहीं देता है। एनपीटी बनाया जिससे उनका न्यूक्लियर पावर बना रहे पर किसी और को ना मिले। उनके उसके बाद आईएईए का जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कोई और अगर न्यूक्लियर बनने की बात कर रहा है तो प्रॉब्लम है, बट उनके दोस्त बिना कुछ बताए अगर न्यूक्लियर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सैंक्शंस नहीं है।
इसी हिपोक्रेसी के अगेंस्ट में ये अलायंस आया है, ये एक्सेस बना है। दूसरा है ये सो कॉल्ड अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म इट इज इमर्जिंग एज अ बैड वर्ड। क्यों बैड वर्ड की तरह इमर्ज किया है? क्योंकि डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है, इंडिपेंडेंट मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हुए डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का वैल्यू कौन अपहेल्ड करता है? सो कॉल्ड हेजिमॉन, यूएस अपहेल्ड करता है। आज के दिन में उनके खुद के प्रेसिडेंट इज किक्ड आउट ऑफ ट्विटर। ही डजंट यूज ट्विटर, ही यूजेस ट्रूथ, द सोशल मीडिया। उनके खुद के प्रेसिडेंट मीडिया में बैठ के CNN के जर्नलिस्ट को डांट रहे हैं, तो कभी किसी और जर्नलिस्ट को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमें नहीं समझ रहे हो। वहां पे इतना रेसिज्म है कि यू ऑल्सो नो अबाउट इट, कितने अटैक्स हो रहे हैं। दी ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट है वो वहीं का है, राइट? So that hegemon is telling us, the rest of the world, कि डेमोक्रेसी बेहतर है और हमसे सीखो डेमोक्रेसी बेहतर है। बल्कि उनका जो यूएस एड, जो उनका फॉरेन एड एजेंसी है, उसके पास there was amounts of money kept for ensuring democracy in India, for ensuring democracy in Bangladesh। ये कुछ और नहीं है बट फॉरेन मेडलिंग ही है। तो यहां पे डेमोक्रेसी को आज के दिन में हमें थोड़ा सा क्वेश्चन तो करना चाहिए। आते हैं अथॉरिटेरियनिज्म पे। अथॉरिटेरियनिज्म ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाता है, एक सिंगल पार्टी है, ऑपोजिशन के नाम पे कुछ है नहीं, और इन दैट केस आपके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, फ्रीडम है, वो सब कुछ दबा दिया जाता है बाय द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, आपको ये भी दिया जाता है कैसे हेयर कट रखना है, किससे कैसे बात करना है, कौन सी नौकरी आपके लिए, सब कुछ प्रेडिक्ट कर दिया जाता है बाय द स्टेट इटसेल्फ। आप उस लाइन से बाहर नहीं जा सकते हो। सिमिलरली द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सिमिलरली रशिया एज वेल। तो जहां पे भी अथॉरिटेरियनिज्म आएगा ये सारी चीजें तो फॉलो अप होंगी। बट अथॉरिटेरियनिज्म भी एक चीज, एक मोड ऑफ गवर्नेंस है जो कि जरूरत है इन सर्टेन केसेस, जहां पे कंट्री को वॉर के समय पे यू डू नॉट वांट टू मच ऑफ बिकरिंग, यू डू नॉट वांट मल्टीपल ऑपोजिशन कमिंग इन, एंड दैट इज व्हाई सर्टेन टाइम्स अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स आर सक्सेसफुल। आते हैं तीसरा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मिलिट्री कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये शुरू कब हुआ था? ट्रेड सब में था, आपस में ये लोग ट्रेड कर रहे थे, बट ट्रिगर पॉइंट आया जब यूएस ने रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल दिया। And that made Russia look at China and say कि भाई can we be friends? क्योंकि आज अगर आप मेरे साथ खड़े हो, कल जब आपको स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल दिया जाएगा तो तब मैं आऊंगा आपके साथ। इसीलिए ये अलायंस फॉर्म हुआ। नॉर्थ कोरिया ने कहा हम भी हैं साथ में, ईरान कहता है हमारे ऊपर तो पता नहीं कब से सैंक्शंस लगी हुई हैं, हम भी हैं आपके साथ। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो ट्रिगर पॉइंट था वो यही था, रशिया यूक्रेन वॉर। अब आते हैं मिलिट्री कोऑपरेशन। ये सभी को पता ही है कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने इमीडिएटली सोल्जर्स भेज दिए थे रशिया में टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन, आजकल रिपोर्ट आ रहा है कि चाइनीज सोल्जर्स भी हैं रशिया में टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। ओपनली चाइना ने कुछ नहीं बोला, बल्कि चाइना कहता है हाँ ये वॉर खत्म होना चाहिए, डिप्लोमेटिकली सॉल्व करो, ये करो वो करो, बट China has sent soldiers. That means the military cooperation is no longer in buying and selling of weapons. It's no longer of sharing of military data and information. It is now about sending your own soldiers, citizens, to fight their war. यहाँ तक cooperation आ चुका है। Imagine sending a country's citizens, country's own blood to fight somewhere else. किसी और का लड़ाई लड़ रहे हो तो कितना ही गहरी दोस्ती होगी, तब जाके ये होने वाला है। So military cooperation has started taking place in this axis, in that level. And last is the lack of respect for international order. They have realized कि रूल्स फॉलो करके कुछ होने नहीं वाला है, रूल्स सिर्फ और सिर्फ हेजिमॉन और उनके दोस्तों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से बेहतर क्या है? इस वजह से बेहतर यह है कि इस इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज किया जाए और एक अच्छा सा इंटरनेशनल ऑर्डर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर बनाया जाए। क्योंकि आज के दिन जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है वहां पे P5 रूल करता है, वो कौन सा डेमोक्रेसी हो गया? इसी वजह से तो यूएन पे किसी का भरोसा नहीं रहा अभी। तो इस पर्टिकुलर आइडिया को बढ़ाते हुए हर जो 4 पार्टनर्स हैं, एवरीबडी इन देयर ओन वे हैव चैलेंज्ड दिस इंटरनेशनल ऑर्डर। रशिया हैज, मतलब जितने सैंक्शंस डाल दो, कुछ भी कर दो, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू इट।
आपका आ गया आईसीसी का अरेस्ट वारंट आ गया था पुतिन के अगेंस्ट, नहीं सुना, ही इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल। चाइना यूएनसीएलओएस से लेके सब सारे जो इंटरनेशनल लॉज है उसको जब उसकी मर्जी होती है, जब उनके फायदे होते हैं तब वो सुनता है, वरना नहीं सुनता है। UNCLOS is good when it comes to the Arctic, but UNCLOS is not good for China when it comes to South China Sea. वो अपने अकॉर्डिंगली खेलता है। ईरान is or has the potential to become nuclear, पर वो बनना नहीं चाह रहा है। Why? Because the day it wants it, Russia and China will give it to it. But instead of going nuclear, it's much better to have a deal, to have a sanctions. ये sanctions हटाओ, उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक पावर होता क्या है, हमारे पास भी तो क्रूड ऑयल है। तो that is what Iran wants. Iran wants that money to flow in to finance multiple proxies across the world, ताकि proxy war पे focus किया जाए rather than having sanctions just to become nuclear. Nuclear weapon वैसे भी आ जाएगा। अब आते हैं नॉर्थ कोरिया तो कब से इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है, एंड नॉर्थ कोरिया हैज बीन ब्लेटेंट अबाउट इट। उनके पास नॉट ओनली न्यूक्लियर की बात हो चुकी है, बट दे आर ऑल्सो हैविंग बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड एवरीथिंग, एंड आए दिन वो टेस्ट करते रहते हैं। एंड आजकल तो साउथ कोरिया क्या जापान के पास भी वो लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स को लैंड करवा रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स दे हैव रियली नॉट बॉदर्ड विद द इंटरनेशनल ऑर्डर के जो रूल्स हैं, दे आर नाउ रीडिफाइनिंग इट एंड सूटिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहता रहता है, द टैरिफ वॉर इज फॉर द अमेरिकन इंटरेस्ट, इट्स फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। सो दीज कंट्रीज आर सेइंग दैट व्हाई ओनली अमेरिका, लेट अस फ्लाउट ऑल द इंटरनेशनल ऑर्डर एंड ऑल द रूल्स एंड मेक एवरी कंट्री ग्रेट अगेन। वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनार्की। सो दिस इज व्हाट द एक्सिस ऑफ अपहीवल इज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। इंपैक्ट बहुत सिंपल है, देयर विल बी स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। एक तरफ नेटो जिसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका का अलायंस विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस इट्स पार्टनर्स, सो कॉल्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे वो लोग, वहाँ पे उनकी पकड़ रहेगी। दूसरी तरफ ये कंट्रीज दूसरे पार्टनर्स को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे कि भाई आ जाओ साथ में, डोंट लिसन टू व्हाट द हेजेमॉन इज सेइंग, लुक व्हाट द हेजेमॉन इज डूइंग। एंड जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं या स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहे हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस मेनी कंट्रीज आर गोइंग टू गो द एक्सेस ऑफ अपील वे, स्पेशली जब उनके पास ऑप्शन नहीं है, दे विल गो द अदर वे, जैसे कि प्रीवियस कोल्ड वॉर के समय पे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कोर्स हेजेमोनिक स्टेबिलिटी को वो चैलेंज करेंगे। दे आर गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉक्सी वॉर्स, दे आर गोइंग टू फ्लाउट मोर इंटरनेशनल ऑर्डर रूल्स, दे आर गोइंग टू इंगेज इन टू मोर एंड मोर प्रोवोकेशन वाइल ट्राइंग टू गेट अ डील। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो एक तरफ वो लोग प्रोवोक भी करेंगे, दूसरी तरफ वो बोलेंगे कि भाई डील करते हैं। देखो हम लोग इतने बुरे नहीं हैं, हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर में सेंस रहे, पीस एंड हार्मनी रहे, ये तो हेजिमॉन कर रहा है। So this is the narrative war that's going to happen between these two axes, and that precisely is the beginning or is the start of a cold war. जिस वजह से हम लोग अभी तक कोल्ड वॉर वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक तरफा हैवी था, एक तरफा मिलिट्री पावर था, एक तरफा इकोनॉमिक माइट था, एवरीथिंग वाज देयर, बट द अदर साइड वाज टू डिस्पर्स्ड, दैट इटसेल्फ हैज स्टार्टेड गोइंग अवे। इट हैज नाउ कमिंग टुगेदर इन अलायंस एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पॉइंट जहां पे ये दोनों पार्टनर्स, दैट इज एक्सिस ऑफ NATO and the axis of upheaval is coming together, and all of this has been triggered by the Russia-Ukraine crisis. यहाँ रशिया यूक्रेन क्राइसिस से पहले इतना अपीवल नहीं था कि इसके वजह से ये सारी डोमिनो इफेक्ट हो पाए, बट दैट वॉर हैपेंड, उसके बाद से ये सारा चीज होने लगा, एंड दैट बेसिकली इंडिकेट्स दैट इसके आगे, इवन इफ देर इज अ पीस ट्रीटी दैट कम्स इन यूक्रेन एंड देर इज अ पीस ट्रीटी दैट कम्स इन इजराइल, all of this will still lead to tension between these two axes. There will be more wars, there will be more conflicts, and there will be more and more bullying from both these sides. इसके बीच में India as a leader of the global south, India as the voice of the global south can provide the third axis, which is leveraging both the axes for their benefit, strategic autonomy. और यही इंडिया ने पहले भी किया हुआ है और आज भी हम यही करने वाले हैं। हम दोस्ती बना के रखेंगे दोनों एक्सेस के साथ, एज लॉन्ग एज इट सर्व्स आवर नेशनल इंटरेस्ट, विच वी हैव डन सिंस द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था कि भाई हम तो खरीदेंगे सस्ता पेट्रोल जो कि क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ वो पैलेटेबल है, and that is exactly what India is going to do in future as well. But yes, we are living in interesting geopolitical situation as this entire thing unfolds. I'll see you in the next video. Till then, bye.